हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब लोग अच्छे से अपनी RSBPRT की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आज इस वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में ब्लॉक 2 स्टार्ट करा था, जिसमें हमने जो यूनिट 5 है उसका पार्ट 1 करा था। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आज इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। सो बेसिकली लास्ट चैप्टर में देखिए जो भी हमारे नंबर सिस्टम थे, ठीक है, तो नंबर कैसे बने, कहाँ से आए, तो रोमन काउंटिंग में कैसे लिखा जाता है, हमारे नंबर कैसे आए, फिर उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, वो सारी जो चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस करी थी। ठीक है, फिर जो हमारा जो मैथ का बेसिकली जो चैप्टर था, जो हमारा बच्चों का सिलेबस है ना 6, 7, 8, 9, 10th क्लास का मैथ्स का, वो उससे रिलेटेड कंटेंट आपके पास यहाँ पे आ रहा था। जैसे आप देख रहे होंगे होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी कि इनको कैसे डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपसे जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि क्या ये नेचुरल नंबर है या ये पूर्ण संख्या है या नहीं। आपको इसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं कि हर प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है या हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, आपको इस तरीके की 2-3 स्टेटमेंट दी जाएंगी। फिर उसके बाद भी पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है, दोनों असत्य हैं या एक असत्य है, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो जब आप इसको पढ़ रहे होगे ना तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत आसान है, इसको हम आराम से कर सकते हैं। बहुत आसान है उनके लिए जिनके ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार माइंड में ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि ये चीज़ें क्या है, तो उसमें फिर किस तरीके के भी कॉन्सेप्ट आ जाए, किस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ जाए, उसके आंसर आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने नंबर लाइन सीखी थी, नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इसमें ट्रू या फॉल्स, इसमें से एक क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आप PYQ देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, तो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है। फिर इसमें था कि हम संख्याओं पर संक्रियाओं के गुण, देखो संक्रियाएं हमारी 4 ही होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इस पर ही हमारी सारी तरीके की कैलकुलेशन है। क्योंकि देखो किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, उसमें आप ये 4 ही चीज़ें करोगे, या तो प्लस या माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिक है। तो इसमें हमने सीखा था कि नेचुरल नंबर या जो हमारे होल नंबर्स होते हैं उसमें हम कैसे प्लस माइनस करते हैं, ये सारे गुण हमने सीखे थे। और इसमें से भी एक क्वेश्चन बना था PYQ में। वैसे ये डायरेक्ट था, मतलब इसमें आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं था। मुझे याद आ रहा है कैसा था कि जैसे कर्म विनिमय गुण क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया, अब आपको पहचानना है। तो आप फिर तभी पहचान पाओगे ना कि इसमें से कौन सा है ना। जब आपको चीज़ें पता होंगी तभी आप उसमें से पहचान पाओगे कि कर्म विनिमय गुण कौन सा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। फिर इसके बाद हमने देखा था कि डिवीज़न कैसे करते हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स पर। फिर इसके बाद था पूर्णांक आते हैं हमारे, प्लस वाले भी माइनस वाले भी, उनको प्लस माइनस करना सीखा था। ठीक है, मतलब प्लस माइनस करना क्या सीखा था, ऑब्वियसली ये तो आपको आता ही है ना। तो मतलब बस आपको बता रहे हैं कि हम किस तरीके से करवा सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा इन्होंने हमें मेथड्स नहीं बता रखे, बस बता रखा है कि मतलब ये ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मेथड नहीं बताए हुए हैं, जबकि एक्सपेक्ट किया जाता है कि टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाए, इस तरीके से यूज़ करे, इस तरीके से पढ़ाए। तो लास्ट टाइम तक हमने ये सीख लिया था जो इरेशनल रैशनल नंबर होते हैं इनको कहाँ तक बोलते हैं, और ये 9th क्लास का परिमेय संख्या को हम कैसे इसको दिखा सकते हैं PYQ की फॉर्म में। ठीक है, ये 9th क्लास का है, फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है, आप सबने करा होगा। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गुणनखंड एवं गुणज, यानी कि HCF और LCM। ठीक है, HCF और LCM हम करने वाले हैं, बस हिंदी में नाम है इनके गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब फैक्टर और गुणज का मतलब मल्टीपल। ठीक है, गुणनखंड का मतलब फैक्टर, गुणज का मतलब मल्टीपल। तो ये चीज़ें आपको हिंदी और इंग्लिश में पता होंगी ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, अगर साइकोलॉजी में आप एक पर फोकस ना करके दोनों की टर्मिनोलॉजी, मतलब पढ़ो तो आप किसी एक लैंग्वेज में ही, लेकिन टर्मिनोलॉजी अगर आपको दोनों में पता होगी ना तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ठीक है, जैसे कि मैथ्स में ना मुझे कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती, भले ही मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, बट मैं मैथ्स में सारी टर्म्स मुझे ना पता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि क्वेश्चन अगर मेरे को एक बारी में नहीं समझ में आ रहा ना, तो दोबारा दूसरी लैंग्वेज में देख लेती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है। मतलब एक जो टर्म्स होती है ना प्रॉपर, उस पर दिमाग नहीं खपाना पड़ता कि हाँ भाई इसको क्या बोलते हैं। तो अगर आप भी टर्मिनोलॉजी स्पेशली साइकोलॉजी में करके चलोगे ना तो ये आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है,
सार्वगुणनखंड तथा महत्वपूर्ण समापरिवर्तक। सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, और ये है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सार्वगुणनखंड जैसे 12 के गुणनखंड क्या होंगे, इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर का मतलब कि 12 किस किस की टेबल में आता है, तो 1 2 3 4 6 और 12 12 की टेबल में आता है। 18 किस किस की टेबल में आता है, तो ये जिस जिसकी टेबल में आता है ना, ये होते हैं इसके फैक्टर। तो ये आपने फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए, और सार्व का मतलब होता है कॉमन। तो आप इसको कॉमन देख लो। अब देखो इनमें क्या क्या कॉमन है, 1 2 3 और 6। तो 1 2 3 6, 6 ये कॉमन है, यानी इसके 4 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गए। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 6। ठीक है, अब इसमें बोला है कि HCF निकालो। ठीक है, क्योंकि वो फैक्टर से ही निकलेगा। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि इनके कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2 3 6। अब इसमें से देख लो हाईएस्ट कौन सा है, तो 1 2 3 6 में हाईएस्ट क्या है, 6। तो 6 क्या हो गया इसका, HCF। ठीक है, मासापा, मासापा हो गया 6। ठीक है, इसी तरीके से एक विधि तो ये हो गई। अब सेकंड विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होते हैं, इनके फैक्टर करते रहो, और फिर दोनों में से ना छोटा छोटा ले लो, छोटा छोटा कॉमन ले लो। जैसे कि इसमें देखो 2 की स्क्वायर इस टू 3 की पावर 1 है, और 2 की पावर 1 इस टू 3 की पावर 2 है। तो दोनों में देखो छोटा क्या है, 2:2 या 2:1, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 है तो इसको ले लिया, और इसमें 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो इसमें छोटा क्या है, HCF में हमें हाईएस्ट भले ही नाम है, ठीक है, हाईएस्ट भले नाम है, लेकिन हमें लेना है छोटा। ठीक है, और जैसे LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमें बड़ा लेना है। तो याद रखना कि थोड़ा सा अपोजिट है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में सबसे बड़ा। तो जो सबसे छोटा छोटा हमने ले लिया उसको खोल दिया, तो मतलब मल्टीप्लाई कर दी, तो 6 आंसर आ गया। इसमें हम डिवीजन देते रहेंगे। ये डिवीजन मेथड है, 9th क्लास में बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया गया है। डिवीजन मेथड में क्या होता है, डिवाइड देते रहो, लास्ट में जिससे डिवीजन होगा, लास्ट में जिससे डिवाइड जाएगा वो हमारा HCF होगा। तो जो 12 है लास्ट में किससे जा रहे हैं, 6 से, तो 6 क्या है इसका आंसर। ठीक है, अब है मासापा के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब जैसे कि हम बच्चों को क्या बोलते हैं, बच्चों को देखिए हम प्लस का साइन लगा के देंगे, बच्चे बहुत आराम से कर लेते हैं। बच्चों को माइनस का साइन लगा के देंगे, कर लेंगे, क्योंकि बच्चों को समझ में आ रहा है इसमें प्लस करना है, इसमें माइनस करना है। लेकिन आपने भी ये मतलब हर क्लास में एक कॉमन प्रॉब्लम देखी होगी कि बच्चे नॉर्मल क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको वर्ड प्रॉब्लम करने में दिक्कत आती है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं कर पाते। तो देखिए इसके 2 से 3 रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये कि बच्चों को वो अप्लाई करना नहीं आया है ना, हमने बच्चों को प्लस माइनस करना तो सिखा दिया, लेकिन डेली लाइफ से हमने बच्चों को रिलेट नहीं करवा पाए कि ये हमारे लिए डेली लाइफ में यूज़ कैसे है। ठीक है, इसका अनुप्रयोग अंडरस्टैंडिंग नहीं करवा पाए। सेकेंड चीज़ जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसमें बच्चों को खुद से समझना पड़ता है। तो या तो बच्चे की हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी वर्ड प्रॉब्लम बच्चे को दी जा रही है, वो लैंग्वेज ही अभी तक डेवलप नहीं हो पाई, सो दैट बच्चा उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा। ठीक है, थर्ड चीज़ जो बच्चा है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहा कि इसमें इसको प्लस करना है माइनस करना है। तो इसका सबसे बड़ा चीज़ ना यही होता है कि बच्चा वो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रहा ना। बच्चा अगर क्वेश्चन भी पढ़ लेगा तो उसको समझ में नहीं आ रहा उसको करना क्या है। तो अभी क्या है, अब मासापा के यहाँ पे कुछ अनुप्रयोग दिए हुए हैं। देखो आप लोगों तो ऑब्वियसली आप इतने बड़े हो, आप DLED कर रहे हो, आपने कर चुके हो, CTET क्लियर है, तो आप लोग तो समझ सकते हो। लेकिन अगर हम सेम चीज़ें 2nd 3rd 4th 5th क्लास के बच्चों से एक्सपेक्ट करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और स्पेशली लैंग्वेज टीचर पे डिपेंड ना रह करके ना मैथ्स की टीचर, एज अ मैथ्स टीचर हमें बच्चों को इस लायक बनाना है, या बच्चों की अंडरस्टैंडिंग करनी है कि बच्चे खुद से क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्राई करें। जरूरी नहीं है बच्चा सही ही करे, बट एटलीस्ट बच्चा समझ के उसको करने की कोशिश जरूर करे। अब देखिए किसी कक्षा में 24 लड़के तथा 30 लड़कियां हैं। लड़के तथा लड़कियों की ऐसी अलग अलग पंक्तियां तैयार करनी है कि सभी में विद्यार्थियों की संख्या समान हो। अधिक से अधिक कितने लड़कों की लाइन बनेगी और कितने ज़्यादा लड़कियों की। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें पता है हमें इसमें HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो सकता है, उतने उतने की लाइनें बना देंगे। ठीक है, सिंपल। अब है इसमें सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल, और है LCM। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सेम हमें कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, उसमें तो हमें देखना था फैक्टर में कि कौन किसके पहाड़े में आ रहा है। इसमें देखना है कि उसका पहाड़ा ना बस आगे बढ़ा दो, जैसे 8 है तो 8 का पहाड़ा ले चलो आगे, 8 16 24 32 49 गलत लिखा है, 48 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 40 आना चाहिए, 56 64 82 इस तरीके से करके जो आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से 12। अब इन्होंने बोला है कि इनके सार्वगुणज का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो देखो 8 और 12 के जब हमने ये कुछ मल्टीपल करे हैं हमने, तो देखिए 12 24 36 48, तो अभी इसमें सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, लीस्ट 24 है ना। अब देखिए 24 भी कितना बड़ा है, बट यहाँ पे क्या आंसर है 24। ठीक है,
तो अभी इनका सबसे छोटा साल गुणज क्या हुआ, ये सबसे छोटा आया है कॉमन मल्टीपल 24, और जो हाईएस्ट मल्टीपल है ना वो तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि वो अनंत तक है, वो सिर्फ चलता ही रहेगा, वो हम निकाल ही नहीं सकते, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। इसलिए अभी यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया हमने कॉमन मल्टीपल में छोटा, सबसे छोटा तो 24 हो गया, बट हाईएस्ट हम अभी भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, फिर इसका आता है एलसीएम का निर्धारण। जैसे हमने एचसीएफ निकाला था अभाज्य गुणनखंड विधि से, वैसे ही हम एलसीएम भी निकालते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है, एचसीएफ में हम सबसे छोटा लेते थे कॉमन चीज़, एलसीएम में हम सबसे बड़ी कॉमन चीज़ लेंगे। सेम इन्होंने देखो 12 और 18 का ही दिया हुआ है, उसमें हमने क्या लिया था 2 की पावर 1, इसमें हम ज़्यादा वाला लेंगे यानी 2 की पावर 2 वाला लेंगे, इसमें 3 की पावर 2 बड़ी है तो 3 की पावर 2 लेंगे, इसको खोलेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर है दोनों के संख्याओं के लसपा और मसपा में क्या संबंध होता है, तो ये तो आपको पता होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणा इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, यानी कि 1 संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इज टू एचसीएफ। 3 चीज़ें दी हुई हैं, चौथी आपको निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, बहुत इजी मेथड है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है 9th क्लास के पेपर में, और हमारे भी पेपर में आता है, जैसे केवीएस का पेपर अगर आपने दिया हो या DSSB में भी ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछता है। तो हमें ऐसे नहीं करना 2 संख्या हमें दी हुई हैं तो हम पहले एचसीएफ निकाल रहे फिर एलसीएम निकाल रहे, नहीं, 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं तो हम इस छोटे से फॉर्मूले में रखेंगे, चौथी चीज़ आराम से निकल के आ जाती है, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है, DSSB में आता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अंकगणित तथा अनुप्रयोग, जो हमारी अंक गणित है, अंक वाली मतलब जिसमें अंकों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम उसका कैसे बच्चों को करवा सकते हैं एप्लीकेशन। तो देखो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, सब में हम 5 5 5 एक बच्चा हमने कर दिया, तो बच्चे कितने बचे 15, फिर एक एक साथ कर दो, फिर कितने बच्चे चले गए 5, अब कितने बचे 10, फिर 5 माइनस करो, फिर 5 बचेंगे, लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा 0, यानी अब एक ग्रुप में कितने बच्चे हो गए 4, तो 20 को हमने 5 से कितनी बार डिवाइड करा 4 बार। तो एक डिवीज़न मेथड है ये, बच्चों को स्टार्टिंग में डिवाइड सीधे इंट्रोड्यूस करने से पहले हम इस तरीके से बच्चों को डिवीज़न करा सकते हैं। ठीक है, किताबें वगैरह इन सब में बहुत लिखा रहता है, बट जब हम क्लास में जाते हैं ना तो रियलिटी कुछ और ही होती है। जब ऐसे कराना इतना आसान नहीं होता, ना ही क्लास में इतनी ज़्यादा जगह रहती है, स्पेस रहती है कि हम बच्चों को करवाएं। ग्राउंड में लेके जाते हैं तो काफ़ी सारे फैक्टर है जो बच्चे को जो अटेंशन है वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बच्चों के बनवा सकते हैं, और ये सारे एग्जांपल आप देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड है। ठीक है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो बच्चे जो है बहुत आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, और हमें बच्चों को जैसे ये जो आयतन है, वॉल्यूम है, 5th क्लास का बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें हमें दी हुई हैं, प्रतिलोम विचरण वाली चर राशि है। प्रतिलोम मतलब उल्टा, पहले इससे पहले अनुलोम भी है। अनुलोम का मतलब होता है कि अगर देखो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, और अगर एक चीज़ घट रही है तो दूसरी भी घट रही है। अभी पता है क्या बच्चों के अंदर क्या मिसकंसेप्शन होता है कि अनुलोम में क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है ना तो दूसरी बढ़ रही है, ठीक है, और प्रतिलोम में क्या होता है एक चीज़ घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, मतलब बढ़ना उनके लिए अनुलोम होता है, घटना उनके लिए प्रतिलोम होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये 8th क्लास का चैप्टर है, इसमें क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव ही है ना, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो ये क्या होता है, ये अनुलोम होता है। लेकिन अगर एक चीज़ घट रही है और उसके साथ दूसरी चीज़ भी घट रही है तो ये भी अनुलोम ही है। इसमें उल्टा फॉर्मूला लगाना नहीं सिखाना है बच्चों को। और प्रतिलोम में क्या होता है, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ घटेगी, मतलब अपोजिट रिलेशन होता है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। अब जैसे कि मैंने बताया कि जैसे 5 किलोमीटर का किराया 10 रुपये है, तो 10 किलोमीटर का किराया कितना हुआ 20 रुपये। तो देखिए जैसे किलोमीटर बढ़ रहे हैं तो मेरा किराया भी बढ़ रहा है ना, तो ये क्या है, अनुलोम है। अब प्रतिलोम इससे अपोजिट क्या हो सकता है, जैसे कि एक अनुलोम का एक और एग्जांपल कम करने का भी बता देती हूँ। कम करने का क्या है, मान लीजिए कि मैं 10 किलोमीटर चल रही हूँ तो मेरे 20 रुपये लग रहे हैं, 5 किलोमीटर चलूँगी तो 10 रुपये लगेंगे, यानी मेरे किलोमीटर कम हो गए तो मेरा किराया भी कम हो गया। ये होता है अनुलोम। अब प्रतिलोम में क्या होता है, अपोजिट में देखिए कि 10 लोग मिलकर के किसी काम को 20 दिन में करते हैं। 10 लोग हैं वो किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, अगर 20 लोग हो गए तो कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे, या 8 दिन में करेंगे, या 12 दिन में करेंगे, मतलब दिन तो कम हो गए ना। अगर इतने लोग हैं वो इतने दिन ले रहे हैं, तो अगर मैं लोग बढ़ा दूँ तो मेरे दिन ही तो कम हो जाएंगे ना। तो ये होते हैं प्रतिलोम। ठीक है, तो ये इस तरीके की कुछ चीज़ें, इनको आप सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि पेपर में DSSB में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी मैथ्स की साइकोलॉजी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो मैथ्स है ना, मैथ्स का जो 20 मार्क्स का पोर्शन होता है वो बिल्कुल पूछ सकते हो। और अभी तो ये क्या करते हैं, रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछने लग गए हैं।
रीजनिंग में बल्कि ऐसे नहीं होते थे, बट हाँ एक दो क्वेश्चन आपको मैथ्स में मिल जाएंगे देखने के लिए। अब जैसे देखिए काम टाइम और वर्क से क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। किसी कार्य को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। ए और बी ने मिलकर काम करा, 14 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो अब दोनों को मिलके कितना, मतलब कार्य को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो ए का एक दिन का काम कितना हो गया 1/24, बी का कितना हो गया 1/18, तो 1/24 प्लस 1/18 करके आप एलसीएम ले लो। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन में काम पूरा होना था। लेकिन उतने दिन में 14 दिन काम हुआ है सिर्फ, तो आप 14 दिन इस 2 करके निकाल लो कि 14 दिन का कितना काम है। फिर टोटल काम में से 14 दिन का काम जो है वो माइनस कर लो, यानी उतना काम बचा हुआ है। और उतना काम किसको करना है, बी को। तो बी का जो शेयर है 1:18 उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पे जिस भी तरीके से किया हो, आपको जिस तरीके से आता है आप उस तरीके से सॉल्व करो, कभी भी इनके मेथड पे मत जाओ। आपको जैसा आता है आप वैसा करो, बस आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है प्रतिशतता का परिकलन, प्रतिशतता परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का मतलब 100 में से कितनी भी परसेंटेज है। जैसे मैं बोलूँगी कितनी परसेंट आई तेरी, मैंने बोला 85%, तो 85% मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि 100 में से है, क्योंकि सबको पता है परसेंटेज 100 में से होती है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही है 100 में से। 100 में से ही परसेंटेज का मतलब है। जैसे कितने नंबर आए, तो मैं बोलूँगी 12, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कितने में से 12 है, 20 में से 12, 30 में से 12, 25 में से 12। लेकिन अगर यहाँ पे एक परसेंटेज वर्ड अपने आप जुड़ जाता है, 20%, 35%, 40%, तो ये हर किसी के दिमाग में यूज टू है कि हाँ वो 100% में से ही है, ठीक है। अभी इसी में तरीके से आपको एक थोड़ा सा हाई वाला एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पे डायरेक्ट चेंज करने वाला नहीं दिया। जैसे ए बी तथा बी 2 विद्यार्थी हैं। ए जो है 80 वाली परीक्षा में बैठा, उसने 64 अंक प्राप्त किए। बी ने 75 वाली परीक्षा में बैठा, 63 अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब आपको बताना है किसके ज़्यादा मार्क्स है। अब देखो हम यहीं पे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अगर देखो 100 में से बोला होता तो उसके 64 है, इसके 63, बता देते 64 है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक आपको थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, उसकी जो परसेंटेज है, मतलब वो जो है उसके मार्क्स वो 80 हैं और उसकी है 75, तो मार्क्स किसके हैं। तो अभी हमें इनको क्या करना पड़ेगा, इनको टोटल पहले हमें 100 में से चेंज करना पड़ेगा, 100% में निकालना पड़ेगा। तो 64/80 × 100 कर दो, तो यानी टोटल 100 में से कितने नंबर आ गए 80, और उसके कितने आ गए 63/75 = 100 84, यानी कि 75 में से जिसको 63 मार्क्स मिले उसके ज़्यादा है, क्योंकि 100 में से उसको 84 बैठ रहे हैं, तो यानी कि उसके मार्क्स ज़्यादा हैं। बी ने भाई अच्छा प्रदर्शन करा है, ठीक है। अब इसका अनुप्रयोग कहाँ कर सकते हैं वो आपको बताया हुआ है। जब हमें इंटरेस्ट निकालना होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, कुछ इस तरीके से, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। लाभ जो प्रॉफिट इक्वल टू होता है SP - CP, और अगर हमें लॉस हो रहा है तो CP बड़ा हो जाता है, इसमें से SP माइनस करते हैं, CP - SP, ठीक है। ये नॉर्मल आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए है। वैसे ये फॉर्मूला है, बट अगर देखो सिंपल लैंग्वेज में आपको बोला जाए, आपने कोई चीज़ 1000 रुपये की खरीदी, 800 की बेच दी, तो क्या होगा, बच्चे भी बता देंगे लॉस हो गया, कितने का हो गया 200 का, है ना। बट इसको फॉर्मूले की तरह हम इसको ऐसे बता देंगे, 1000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 1200 की बेच दी, क्या हुआ है, लाभ या हानि, तो लाभ हुआ है 200 रुपये का, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा जाए कि लाभ परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट हुआ है तो कितना परसेंट में हुआ है। ये तो लाभ जो था हमने नंबर में बता दिया, लेकिन अभी हमें बताना है परसेंटेज में कितना है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाभ परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट अपॉन में CP = 100, ठीक है। और लाभ आपको पता है कैसे निकलता है, SP - CP करके। तो मान लीजिए अभी मैं 1000 और 1200 वाले एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने कोई 1000 की चीज़ खरीदी और मैंने उसको 1200 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 200 का, तो 200 यानी प्रॉफिट रखूंगी ऊपर 200 * अपॉन में क्रय मूल्य, यानी कि 1000 रुपये CP है, क्योंकि 1000 पे तो खरीदी थी मैंने, और * मेरा 100, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ऊपर 1 जीरो से 1 जीरो कटा, यानी 20%, यानी कितना हुआ मुझे 20% प्रॉफिट। अब सेम देखिए यहाँ पे ऐसी हानि में, तो हानि में क्या है 200 मान लो 800 की मैंने चीज़ बेची है, तो 200 की हानि हुई, 200 अपॉन में 1000 = 100, और कट के कितना आ गया 20%, यानी 20% ही हुई है मेरी हानि। अगर यहाँ पे मैं CP छेड़ती या CP का कुछ भी चेंज हुआ होता तो मेरी लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज में भी चेंज आता, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और है कि मान लो आपने कोई वस्तु खरीदी है, आपने 1000 रुपये की खरीदी है, उसके साथ मान लो आपको इधर से उधर ले जाने के लिए उस पर रेंट भी लगाना पड़ा, रास्ते में उसको कुछ हो गया, उसकी आपने मरम्मत भी कराई है, तो जब आप वो चीज़ें बेचोगे ना, उसको ये सारा ऐड करना पड़ेगा, वो उसके CP में ही ऐड हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि 1000 रुपये की खरीदी तो आपका CP 1000 ही होगा, नहीं, आपको वो सारे जो आपके
परचेज के टाइम पे या जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए ना उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ शॉर्ट तरीके के फॉर्मूले हैं जिससे हम चीज़ें निकाल सकते हैं। 3 चीज़ें दी हुई हैं तो चौथा यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 2 चीज़ें मिली हैं तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। फिर हमें ब्याज कैसे निकालना है, तो आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100 है ना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन में 100। और यहीं पे अगर हमको चक्रवर्ती ब्याज निकालना होता है तो चक्रवर्ती ब्याज का भी आपको पता होगा 1 + R अपॉन में 100 की पावर n, है ना, 1 + R अपॉन की पावर 100 और मल्टीप्लाई में हमारा प्रिंसिपल रहता है। तो 2 तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो ये PRT वाला, और अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलता, ये वैसे अमाउंट निकलता है, अमाउंट। ठीक है, फिर अमाउंट में से हमें प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ता है, तब हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। तो पहले वाले फॉर्मूले से तो आपको डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इससे आपको, ठीक है। अब जैसे कि कुछ चीज़ें दी हुई है, मतलब बेसिकली 3 चीज़ें दी हुई हैं, चौथा गायब कर दिया है, तो आप इधर उधर ले जाके उसको निकाल सकते हो। ठीक है, जो मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आप इनको ट्राई करना। ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो, बट इन क्वेश्चंस को करने की ज़रूर कोशिश करना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए और आपने करा हुआ हो तो बहुत टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा रिवीजन इसका देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, पूर्णांक, इंटीजर्स जिसे बोलते हैं, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, कुछ आपको बता रखे हैं जो हमने गुण पढ़े थे, प्लस माइनस के क्या होते हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, और आपके यहाँ पे आंसर भी दिए हुए हैं तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई डाउट होता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।